हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद विनोद पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे 6th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है वो है पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में पृथ्वी की गतियां, जो मूवमेंट होती है, जो पृथ्वी मूवमेंट करती है, उसके बारे में बता रखा है। अब पृथ्वी कितने तरह के मूवमेंट करती है, तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी सिर्फ 2 तरह से मूवमेंट करती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। अब भाई घूर्णन क्या है? तो अगर हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हल्का सा रोटेट करती रहती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ तो करती है, लेकिन वो पृथ्वी अपनी एक जगह पर भी चारों तरफ घूमती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन। और जो दूसरी वाली इसकी गति है वो है परिक्रमण। यानी कि सूरज बिल्कुल बीचों बीच और इसके चारों तरफ पृथ्वी। तो जो पृथ्वी चारों तरफ सूरज के घूमती है उसे कहा जाता है परिक्रमण। तो ये जो टॉपिक है यहां से बिल्कुल यहां बॉटम तक, ये सारे टॉपिक किसी न किसी तरीके से घूर्णन से जुड़े हुए हैं। अब इन टॉपिकों को अगर हम एक एक करके समझें तो सबसे पहले है पृथ्वी पर कक्षीय समतल। तो पृथ्वी पर कक्षीय समतल किसे कहा जाए, तो उससे पहले एक यहां पे 2 इमेजेस हैं, पहली और दूसरी। हल्का सा मैंने समझना पड़ेगा अगर हम कक्षीय समतल को समझना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो इमेज है ये हम नॉर्मल इमेज है जो हम हमेशा ज्योग्राफी की बुक में देखते हैं, जहां उत्तरी ध्रुव सबसे टॉप पर होता है और पृथ्वी के सबसे बॉटम में हमें दिखाया जाता है दक्षिणी ध्रुव। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि असल में पृथ्वी जो है वो बिल्कुल ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव ऐसे नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं 66.5 पे। तो जो 66.5 डिग्री बनता है उसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा यूं झुका हुआ है और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा यहां पर है। अब होगा क्या, इस झुकाव की वजह से जो बिल्कुल बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है, काल्पनिक लाइन है, असल में ऐसे कोई लाइन है नहीं। तो ये यहां से यहां, अगर हम पृथ्वी को 2 भागों में बिल्कुल बराबर भागों में बांट दें तो ये जो ऊपर से लेके ये जो लाइन यहां बिल्कुल बीचों बीच इसकी लाइन पे पड़ेगी और ये जो लाइन बनेगी ये होगी कक्षीय समतल। साथ ही साथ हम ये भी समझ लें कि कक्षीय समतल में ये जो उत्तरी ध्रुव और ये जो कक्षीय समतल वाला है ये लगभग 66.5 का कोण बनाता है और उत्तरी ध्रुव और बिल्कुल बीचों बीच जो ये लाइन बनी इसके बीच में 23.5 डिग्री का गैप रहता है। तो कक्षीय समतल क्या है? कक्षीय समतल पृथ्वी की अक्ष पर झुकाव होने की वजह से ये जो बिल्कुल समतल सतह, अगर बिल्कुल बीचों बीच से ये जो लंबवत सीधा यहां पर ये जो रेखा गिर रही है और ये जो लाइन बनती है, इसको हम कक्षीय समतल कहते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा टर्म है इसमें, प्रदीप्ति वृत्त। एक वृत्त है, पृथ्वी के चारों तरफ एक रेखा है जिसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। और ये रेखा कौन सी है? हमें यह पता है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से। और होता क्या है, जब सूरज की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी के सारे हिस्सों पर एक साथ नहीं गिरती। वो होता क्या है कि आधा जो अर्थ का जो पार्ट है इधर वाला जो सूरज के सामने है, यहां पर तो रहेगा दिन, और जो ये इधर वाला हिस्सा है यहां पर रहने वाली है रात। अब इससे कुछ इस तरीके का होगा कि आधे पे तो दिन रहेगा, आधे पे रात रहेगी। तो दिन हो जाएगा इधर, रात हो जाएगी इधर। अब इसके बाद होता क्या है, ये जो
एक काल्पनिक रेखा हमने मान ली कि एक बीचों बीच एक वृत्त है जिसके इधर दिन रहता है और उसके इधर रात रहती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। तो प्रदीप्ति वृत्त वो रेखा है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्से को अलग करती है, तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी अपनी एक ही जगह पर जो रोटेट कर रही है, जो घूर्णन कर रही है, उसमें जो समय लगता है, टोटल समय लगता है 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। तो इसी समय को, यही 24 घंटे, यही जो समय लिया गया है पृथ्वी के द्वारा, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा पृथ्वी दिन। और अगर पृथ्वी पे घूर्णन ना हो, यानी कि पृथ्वी अपने एक ही जगह पर घूमे ना, तो उससे क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि एक तरफ हमेशा दिन रहेगा, एक तरफ हमेशा रात रहेगी, और इस वजह से दिन वाला जो हिस्सा वो इतनी ज्यादा हीट प्राप्त करेगा, इतनी ज्यादा गर्मी प्राप्त करेगा कि वहां पर जीवन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल वो हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा हमेशा, और जहां पर रात रहेगी वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, और उस चीज की वजह से जीवन बिल्कुल भी पृथ्वी पे उपस्थित हो ही नहीं सकता। तो हमें याद रखना पड़ेगा ये घूर्णन की वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है, और इसी चीज की वजह से आज के समय में हम देखते हैं कि दिन और रात होते रहते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो पृथ्वी का एक तरीके से कह सकते हैं बैलेंस रहता है। तो घूर्णन ना हो तो वो पूरा जो बैलेंस है वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो अब देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। तो जिस तरीके से पृथ्वी एक गति करती है घूर्णन वाली, वैसे एक दूसरी गति है जो सूरज के चारों तरफ होती है। तो जो सूरज के चारों तरफ होने वाली गति है उसे हम कहते हैं परिक्रमण। तो बीचों बीच सूरज रहता है और उसके चारों तरफ पृथ्वी जो है वो एक तरीके से चक्कर लगाती है, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। और इसमें समय कितना लगता है, तो हमें पता है जैसा 365 दिन यानी कि एक साल लगता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि इसमें 6 घंटे और लगते हैं। तो 6 घंटे और इसमें लगते हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें 365 दिन नहीं, 365 दिन के साथ साथ इसमें 6 घंटे और लगते हैं। लेकिन हम अपने कंफर्टेबल जोन के लिए, कंफर्टेबल के लिए हम उसे जोड़ते नहीं है। हम 6 घंटे का क्या करते हैं, हम 6 घंटे अगले दूसरे साल ये घंटे कितने हो जाएंगे, 6 घंटे, और तीसरे साल भी ये 6 घंटे और हो जाएंगे, और चौथा साल जब आता है तो ये टोटल कितने हो गए, 24 घंटे। अब जब ये 24 घंटे बन जाते हैं मतलब एक दिन, तो जैसे हमारा चौथा साल आएगा इसे हम उसमें काउंट कर लेंगे। तो जैसे हमने चौथे साल में काउंट किया एक दिन, तो ये टोटल 365 से कितने हो गए, 366 दिन। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एक 4 साल में, हर 4 साल में एक साल ऐसा है जब 366 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं। और हमें लॉजिक लगाना बड़ा आसान है भाई, जिस फरवरी में नॉर्मल 28 दिन होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा आता है कि उसमें 29 दिन हो जाते हैं। तो जिस साल में 29 दिन हो जाए फरवरी में, तो वो हमारा होगा कौन सा, लीप ईयर। इसे लीप ईयर कहा जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं, जिसका आंसर आप सबको देना है कि भाई नेक्स्ट लीप ईयर कब है। तो हर 4 साल में आता है, ये हमें पता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें ये जवाब देना है कि अगला जो लीप ईयर है वो किस साल आएगा। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम दोबारा फोकस करते हैं अभी इसी टॉपिक पे, परिक्रमण जो दूसरी तरह की गति है। तो सबसे पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि जो पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगा रही है, क्या वो वृत्ताकार लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार। अभी दोनों में डिफरेंस ये मान के चलो कि वृत्ताकार तो बिल्कुल गोल, दीर्घ वृत्ताकार एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। यानी कि अगर बिल्कुल बीचों बीच कोई चीज है तो हो सकता है कि इधर ज्यादा चक्कर लगा रही है, इधर की तरफ से थोड़ा पास से चले जाती हो। और वृत्ताकार तो ये हो गया कि बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से चारों तरफ जब चक्कर लगाएगी तो हर जगह बराबर चक्कर लगाएगी। जहां यहां पर जब होगी तो भी उतनी दूरी होगी, और जब यहां होगी तो भी उतनी दूरी होगी। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो चारों तरफ चक्कर लगाते समय ऐसा नहीं होता कि यहां से अगर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो यहां पर पहुंचते समय भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर होगी। टाइम लगता है चीजों में, और टाइम के साथ साथ जब पृथ्वी की
सिचुएशन चारों तरफ जो उसकी लोकेशन होती है, स्थिति जब बदलती है तो समय के साथ उसकी दूरी भी बदलती है। तो वृत्ताकार तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें याद रखना है कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो दीर्घ वृत्ताकार रूप में लगाती है। तो बिल्कुल गोल हो ही नहीं सकता, तो हमें याद रखना है दीर्घ वृत्ताकार। अब बात करें अगर हम परिक्रमण के प्रभाव, भाई जैसा हमें पता है घूर्णन जब होता है, घूमती है पृथ्वी अपने एक ही जगह पर 24 घंटे जिसमें लगते हैं, तो उसमें दिन और रात ये उसी की वजह से हो रहा है। अभी हर दिन हम देखते हैं कभी दिन कभी रात, ये सारे पृथ्वी पे करोड़ों साल से चल रहे हैं और अगर पृथ्वी घूमेगी तभी ये होगा, अपने अक्ष पे घूर्णन जो होगा। लेकिन परिक्रमण यानी कि ये हो गया सूरज, यहां पे पृथ्वी, और ये पूरे साल इसका क्या लगा रही है, चक्कर। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि चक्कर लगाते समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं पृथ्वी पर जो शायद परिक्रमण ना हो, सूर्य के चारों तरफ ना घूमे तो शायद संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर सर्दियां होती हैं, गर्मियां होती हैं, शरद आता है सर्दियों से पहले, और जैसे सर्दियां खत्म होती हैं तो वसंत आता है। ये जो 4 ऋतुएं हैं हमारे, जिनको हम मेन वो कह सकते हैं, सीजन्स कह सकते हैं, ऋतुएं कह सकते हैं। तो ये ऋतुएं जो हैं वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि सूरज के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी है ये क्या लगाती है, चक्कर। तो अगर पृथ्वी चक्कर ना लगाए तो हमारे यहाँ पर दिन रात तो घूर्णन की वजह से होता है, तो हमारे यहाँ पर ये जो ऋतुओं में परिवर्तन है, सीजन जो चेंज होते रहते हैं वो ना हो। अभी हमारे यहाँ पर सर्दियां आने वाली हैं, यानी कि अभी चल रहा है शरद, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि चारों तरफ पृथ्वी जो सूरज की घूम रही है वो कई सारे प्रभाव डालते हैं, जिनमें से एक प्रभाव है सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद ऋतु। ये सारे के सारे पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूरज के, उसकी वजह से आती है। तो ये याद करते समय हमें एक और चीज याद रखनी कि इसी के साथ हमने साल में देखा होगा कि एक दिन ऐसा आता है जब दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि दिन शाम के टाइम में जैसे ही 5:30 से 6:30 के बीच में रात होना शुरू हो जाती है। और गर्मियों में ऐसे दिन भी रहते हैं जब 7 साढ़े 7 बजे तक रातें होती नहीं है, भाई उजाला थोड़ा बहुत रहता ही है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो उसके पीछे का भी लॉजिक यही है, परिक्रमण। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से ऋतुओं में परिवर्तन तो होता है, लेकिन दिन और रात के समय में भी बदलाव हो जाता है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, और यही टॉपिक जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, जिसे हम उत्तरी अयानांत, दक्षिणी अयानांत और विषुव के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, अब करते हैं उस टॉपिक को। तो अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परिक्रमण के प्रभाव। तो परिक्रमण यानी कि पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने से, जो ये सूरज है इसके चारों तरफ घूमने से हमारी ऋतुओं में परिवर्तन आता है। सबसे पहले ऋतु थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर्दी, हमें पता है कि सर्दियां कैसे होती हैं, गर्मियों में गर्मियां पड़ती हैं, सर्दियों में सर्दियां पड़ती हैं। लेकिन इसी के साथ हमें याद रखना है कि वसंत वो समय होता है जब सर्दियां खत्म होती हैं, उसके बाद शुरू होता है वसंत। और वसंत में जो फूल वगैरह होते हैं, फूल खिलने लगते हैं, और जो अलग अलग पेड़ हैं जो पत्ते अपने झाड़ चुके थे उनमें दोबारा से पत्ते आना शुरू होते हैं। तो उस समय हरियाली काफी ज्यादा होती है, और कई त्योहार वसंत में भी मनाए जाते हैं। तो वसंत एक तरीके से देखा जाए तो खुशहाली का एक तरीके से कह सकते हैं ऋतु है, खुशहाली की ऋतु है, जिसमें फसल कटना भी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो सर्दी के बाद वसंत आएगी, जैसे ही वसंत खत्म होगा तो हमारी गर्मी शुरू हो जाएगी, और जब गर्मी खत्म होती है और सर्दी शुरू होती है, इसके बीच में आता है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु वो समय है जब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब अपने पत्ते नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। तो शरद ऋतु में पत्ते, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्ते गिराना शुरू करते हैं। तो इसी के साथ इसमें एक है उत्तरी अयानांत, क्या है, दूसरा है दक्षिणी अयानांत किसे कहते हैं, फिर एक आता है विषुव। विषुव कौन सा टर्म है, विषुव कहां पर होगा, पृथ्वी जब कौन सी स्थिति में होगी जिसे हम विषुव कह सकते हैं। और एक और है विषुव, तो विषुव है 2 बार,
इसे याद रखना में कि विषुव साल में 2 बार ऐसा होता है जब सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो विषुव वाली जो स्थिति है वो साल में 2 बार बनती है। और उसी तरीके से उत्तरी अयनांत वाली स्थिति साल में कुछ समय के लिए जब बनती है तो एक बार ही बनती है, और कुछ समय के लिए दक्षिणी अयनांत वाली जो स्थिति है वो भी एक ही बार बनती है। तो अगर टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक चीज याद रखें हम कि जो कक्ष है, कक्ष मतलब जो ये चक्कर जिस एक तरीके से जिस दीर्घ वृत्ताकार रूप में या फिर जिस लाइन में हम चक्कर लगाते हैं, उसमें चक्कर लगाते समय पृथ्वी की जो स्थिति है वो हमेशा सेम रहती है। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी ऐसी नहीं है कि यहां पर उत्तरी ध्रुव यहां पर दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी कुछ ऐसे झुकी हुई है, यहां पे उत्तरी ध्रुव और यहां पर दक्षिणी ध्रुव। तो इसलिए हमें याद रखना है कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूरज के तो हमेशा ये पोजीशन सेम रहती है, कहीं पर भी ये पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाते समय इसी तरीके से पूरी झुकी रहती है 23.5 डिग्री पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं 21 जून के आसपास का समय, और डेट दे रखी है तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि उत्तरी अयनांत कौन से महीने के आसपास की बात है। तो उत्तरी अयनांत जो है 21 जून की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, जो कि अगर यहां पर हम ध्यान दें, ये जो लाइन है बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी के, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इससे ऊपर जो 23.5 वाली होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इससे नीचे वाली जो 23.5 होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। साल में सिर्फ इससे लेकर इसके बीच में ही सूरज की किरणें सीधी गिरती हैं। इसके बाद कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि कर्क रेखा के ऊपर या मकर रेखा के नीचे सूरज की किरणें गिरें। साल में कभी ना कभी कर्क रेखा पे गिरती है, कभी विषुवत रेखा पे गिरती है, कभी मकर रेखा। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो इसके बाहर सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती, तिरछी किरणें गिरती हैं। हम जहां दिल्ली में अभी हैं वहां पर भी सूरज की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं, वहां पर भी तिरछी किरणें गिरती हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए और ये याद रखते हुए कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और विषुवत रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो बात अगर हम करें 21 जून की, तो ये वो दिन होता है जब जो हमारी कर्क रेखा है, जो भारत के भी बिल्कुल बीचों बीच जाती है, तो कर्क रेखा पर सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी किरणें गिरना शुरू हो जाएंगी हमारी कर्क रेखा पर। तो जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें यहां पर गिरती हैं तो इस दिन क्या होता है कि सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी भी हमें प्राप्त होती है। तो साल का उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कि ये है, इस उत्तरी गोलार्ध में साल में सबसे ज्यादा गर्मी भी उसी समय होती है। यानी कि इस हिस्से को हम कह दें तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी, और उत्तरी गोलार्ध में उस समय गर्मियों का मौसम होता है। और इसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी किरणें गिर रही होंगी उस समय। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होंगी। जो भी बात हम करेंगे उत्तरी अयनांत वाली, वो सारी की सारी एक तरीके से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो चीजें चल रही हैं वो उसकी बिल्कुल उल्टी चल रही होंगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें चीजें समझनी है। तो साल में 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें गिरती हैं, जिस वजह से ये जो कर्क रेखा है इसके उत्तरी भाग में तिरछी किरणें गिर रही हैं, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा हमारे ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो गर्मियों का मौसम होगा। सब साल का सबसे बड़ा दिन हमारे होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और रात सबसे छोटी होगी 21 जून को, क्योंकि दिन सबसे बड़ा है तो रात अपने आप ही सबसे छोटी होगी। साथ ही साथ एक और चीज हमें याद रखनी है, वो ये कि ये जो लाइन है 66.5 वाली, इसके आगे जो ये हिस्सा है ये लगभग 6 महीने तक सूरज की किरणों के सामने रहने वाला है। जब 6 महीने तक सूरज की किरणों के सामने ये रहेगा, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि ये वाला हिस्सा दिखेगा 6 महीने तक। पृथ्वी चाहे कितना भी रोटेट कर ले, कितना भी घूम ले, ये वाला हिस्सा दिखेगा ही दिखेगा। तो उत्तरी ध्रुव में उस समय
6 महीने तक दिन होते हैं, और उसी तरीके से जो किरणें हैं वो इस वाले हिस्से पे नहीं पहुंच पाएंगी, तो यहाँ पे 6 महीने तक रात होगी। तो याद रखना है उत्तरी अयनांत में होता क्या है, उत्तरी अयनांत में 66.5 ऊपर और 66.5 नीचे, ऊपर वाले पे पहुंचेगी उत्तरी गोलार्ध वाले में, उत्तरी ध्रुव की तरफ पहुंचेगी 6 महीने तक किरणें, लेकिन तिरछी पहुंचेंगी, लेकिन पहुंचेंगी। और 6 महीने यहां तक नहीं पहुंचेंगी, तो यहां पे हो गई रात और यहां पर हो गया दिन। तो इसे हम कहते हैं उत्तरी अयनांत वाली स्थिति, क्योंकि उत्तरी अयनांत यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसमें इस समय सबसे ज्यादा गर्मी पहुंचती है, तो गर्मी का मौसम रहता है। इस समय दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ 66.5 से इधर दिन 6 महीने तक होता है। और जितनी भी चीजें उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं, ये जो नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध, इसमें मामला सारा उल्टा हो जाएगा। यहां पे मामला क्या बनेगा कि भाई यहां पे सर्दियां रहेंगी, यहां पर रातें बड़ी होंगी और जो दिन है वो छोटे होंगे। लेकिन अब इस स्थिति से उलट अगर हम जाएं दक्षिणी अयनांत वाली स्थिति, तो दक्षिणी अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सेम चीजें होती है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो डेट अलग हो जाती है। 22 दिसंबर, सारी वही चीजें हैं, बस जो चीजें उत्तरी गोलार्ध में घट रही थी अब वही चीजें घटेंगी किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि इस वाले हिस्से में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी कुछ हमने पढ़ा वही चीजें हमें इस वाले हिस्से में देखने को मिलेंगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम चीज होंगी, बस अंतर क्या है, अब सूरज यहां से यहां तक पहुंचने, सूरज कह रहा हूं, पृथ्वी को यहां से यहां पर पहुंचने में लगभग लग गए 6 महीने। 6 महीने तक जब ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है, तो 22 दिसंबर वो डेट आती है जब 22 दिसंबर को ये जो मकर रेखा है इस पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी गिरने शुरू हो जाती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है विषुवत रेखा के नीचे वाला ये वाला हिस्सा, इस पर सूरज की किरणें सीधी गिरेंगी। अब जब सूरज की किरणें सीधी इस पे गिरने वाली हैं, तो भाई सूरज की किरणें जब यहां पे सीधी गिर रही हैं तो तिरछी कहां गिर रही है, यहां। तो यहां पर जब ज्यादा गिरेंगे तो यहां पर सूरज की ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी, ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी तो गर्मी यहां पर रहेंगी। जब ज्यादा समय तक किरणें मिलेंगी तो सीधी सी बात है, क्योंकि किरणें सीधी गिर रही है, जब ज्यादा समय तक किरणें गिरेंगी तो उसी तरीके से ज्यादा समय तक यहां पर दिन भी रहेगा, तो गर्मी रहेंगी, ज्यादा समय तक दिन भी रहने वाला है और रातें बिल्कुल छोटी होंगी इनके लिए। लेकिन हमारे यहां पर तो सर्दियां चल रही है, क्योंकि हमारे यहां पर तो किरणें ही तिरछी गिर रही हैं। जब तिरछे किरणें गिरेंगी तो हमारे यहां पर क्या होता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं। दिसंबर के आसपास हमारे यहां पे सर्दी होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सूरज की किरणें तिरछी पहुंच रही हैं, अगर वो सीधी पहुंचती तो गर्मी रहती। और इसी तरीके से अब क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव अब बिल्कुल सूरज के सामने रहने वाला है 6 महीने। तो 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर रहेंगे दिन, और ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी चाहे कितना भी घूम ले उत्तरी ध्रुव बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा 6 महीने तक, तो यहां पर रहेंगी रात। तो दक्षिणी अयनांत में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होंगी। हमारे यहाँ पर उल्टा होगा, हमारे यहाँ पर दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। अब जैसे जैसे हम 22 दिसंबर के आसपास पहुंचेंगे तो सेम चीज ये देखना, 22 दिसंबर हमारे यहाँ पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगा, क्योंकि बिल्कुल जो यहाँ चल रहा है उसके उलट हमारे यहाँ चलेगा। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा और इसमें जाने की कोशिश करें तो विषुवत रेखा से नीचे कुछ देश ऐसे हैं जहां पर गर्मियों के समय में क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस हम त्योहार को जोड़ के देखते हैं एक ऋतु से, तो उसी तरीके से जो दुनिया के ज्यादातर देश हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं सर्दियों में, क्योंकि हमें हमेशा क्रिसमस से याद आता है कि फिल्मों में क्रिसमस के समय में सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, और सेंटा क्लॉज के साथ साथ वो बर्फ भी हमें याद आता है कि सर्दियों में होता है क्रिसमस। लेकिन असल में दो से ज्यादा देश ऐसे हैं, लेकिन जिनका अभी मुझे नाम याद है, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो गर्मियों में अपना क्रिसमस मनाते हैं। डे सेम है, मनाते 25 दिसंबर को ही है, लेकिन बस अंतर इतना है कि 25 दिसंबर को जब वो मनाते हैं तो वो कहां पर है, वो है यहां पे। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मियां पड़ रही होती हैं, तो
सेम दिन मनाते हैं वो 25 दिसंबर को ही, लेकिन 25 दिसंबर को मनाते हुए वहाँ पे गर्मियाँ चल रही होती हैं, हमारे इधर सर्दियाँ चल रही होती हैं। तो हमारे इधर सर्दियों में मनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में उस समय ऋतु कौन से चल रही है, गर्मियों वाली, तो वहाँ पे गर्मियों में मनाया जाता है। तो ये दोनों जो हैं, एक उत्तरी अयनांत और एक दक्षिणी अयनांत, तो ये जो एक तरीके से सिचुएशन बनी या परिस्थिति बनी जिसके अंदर दक्षिणी गोलार्ध में ये सारी चीजें घट रही है, तो इसी को हम कहते हैं दक्षिणी अयनांत। तो अब करते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा विषुव। तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि विषुव से कुछ याद आ रहा है, एक रेखा है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जो है वो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच हम यहां पर मान के चलते हैं 0 डिग्री। अब होता क्या है, साल में जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब हमारी इस विषुवत रेखा पर किरणें बिल्कुल सीधी गिरने वाली हैं। अब जब बिल्कुल सीधी किरणें गिरेंगी तो होगा क्या, हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी बिल्कुल बराबर बराबर रोशनी प्राप्त होगी। और जब बराबर बराबर रोशनी प्राप्त होगी तो इसकी वजह से दिन और रात भी बराबर होंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब एक समय होता है 23 सितंबर के आसपास ऐसा कि पृथ्वी घूम के आई और 23 सितंबर जब समय आता है तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर सीधी किरणें गिरती हैं। और ऐसे ही जब घूम के यहाँ से इस वाले समय से इस वाले समय में पहुँचती है 21 मार्च के आसपास, तो इस वाले समय में भी हमारी इस विषुवत रेखा पर सीधी किरणें गिरती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी हमें कि विषुव उस स्थिति को कहा जाता है जब विषुवत रेखा पर सीधी किरणें गिरती हैं और दिन और रात पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर होते हैं, कहीं पे ज़्यादा नहीं कहीं पे कम नहीं। और कुछ चीज़ें जो इसके साथ हमें याद रखनी है, जब 23 सितंबर के आसपास वाला समय होता है तो उत्तरी गोलार्ध में इसमें चल रही होती है उस समय शरद। अब जब उत्तरी गोलार्ध में शरद चल रही है तो बिल्कुल इसकी उल्टी चलेगी वसंत ऋतु। कहां पर, यहां। और यहां पर होगा बिल्कुल उलट, 21 मार्च के आसपास हमारे उत्तरी गोलार्ध में चलेगी वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी शरद। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से समय में कौन से चीज, इसको उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि गर्मी और सर्दी के बीच में शरद और सर्दी और गर्मी के बीच में वसंत। तो सर्दियां जाएंगी, वसंत आएगा, वसंत के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद शरद आएगा और शरद के बाद दोबारा सर्दी आएंगी। तो इस चीज को याद रखते हुए हमें ये टॉपिक समझना है। बाकी इसके जितने भी नोट्स हैं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। और जितने भी अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए उस सबके लिए पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास टाइम पर जो चैनल है उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे कि कौन कौन से वीडियोज़ किस किस समय तक इसके ऊपर अपडेट होती रही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।